गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सभी लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पिछली जो भी क्लास हुई उसमें से दो चैप्टर क्लियर कर दिया गया है। एक चैप्टर डीसी सर्किट जो जिसके सर्किट अभी बचे हैं, उसके जल्दी ही पूरे सर्किट आपको पूरे एक लेक्चर में मिल जाएगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो 3 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पीछे आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारे वीडियो को। और आज से जो हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है कैपेसिटर, यानी कि जिसको हिंदी में हम संधारित्र बोलते हैं। तो पीछे का जो भी 3 चैप्टर है या फिर जो क्लासेस हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके बेसिक इलेक्ट्रिकल में जाके देख सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट में आपके एनालॉग के भी क्लासेस हैं और जितने भी क्लासेस जो आपको यूजफुल लगता है वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर हमारा है कैपेसिटर, जिसको हम संधारित्र बोलते हैं। अब इस चैप्टर से हम देखेंगे कि ये चैप्टर इस चैप्टर में क्या क्या है। थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। जिस प्रकार बैटरी चैप्टर है कि अपने में बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, उसी तरह ये भी चैप्टर अपने में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जो संधारित्र से इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, चाहे वो एक सेमेस्टर एग्जाम की बात कर लीजिए या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लीजिए, कहीं पर भी कर लीजिए तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैपेसिटर बेसिकली है क्या, कैपेसिटर जानना जरूरी है कि है क्या है कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटी वाला, जिसके पास जो अपने अंदर कैपेसिटी को स्टोर कर सकता है, यानी कि एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर बेसिकली वही है कि जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है और उसको समय आने पे हमें डिलीवर कर सकता है किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए या फिर कुछ किसी को हम थोड़ा टॉर्क देने के लिए। इन सब की चीज़ों के लिए क्या हो जाती है, हमें संधारित्र आवश्यक हो जाती है, फिर संधारित्र का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणुओं को परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तब एक पदार्थ के परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन हटकर दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से मिल जाते हैं। इस प्रकार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन धारण करता है वो ऋणावेशित और जो इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है वो धनावेशित हो जाता है। मतलब क्या, इसमें तो केवल एक बेसिक चीज़ बताई है। जैसे क्या पता है इसमें, आपकी अगर कोई अणु है तो वो क्या हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऐसे बोलते हैं तो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। अब जो एक हमारा परमाणु होता है, अगर एक परमाणु की बात करें हम, तो परमाणु में हमारे क्या होता है, एक नाभिक होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये तो आपको पता ही है। उसमें यही बोला जा रहा है कि अगर दो वस्तु को मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक ये है और एक वस्तु को ये, मान लीजिए वस्तु ए वस्तु बी, इन दोनों को आपस में रगड़ा जाए, मतलब अगर इन दोनों को आपस में रगड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, जो रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा वहाँ पे, यानी कि अगर रगड़ा जाता है तो वहाँ पे धन आवेशित वाला क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित की अगर मान लीजिए धन और ऋण है तो धन वाला कहाँ चला जाएगा, ऋण वाले के पास चलेगा, ऋण वाला धन के पास चला जाएगा। तो जहाँ धन वाला है यानी कि जो जहाँ पे हम ऋण जो हम पे हम इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं वो क्या हो जाता है, वो हमारा देने वाला हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो ऋण, यानी कि जो आपको भी पता है ना, जो कर्ज लेता है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण। और ये क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो क्लियर होगा, ये केवल इंट्रोडक्शन है कि क्या हमारा जो अणु होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो हमारा परमाणु है उसमें क्या हो जाता है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहरी कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मूव करते हैं। अगर दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं तो प्लस वाला क्या हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको धनावेशित, जो ग्रहण करता है उसको ऋणावेशित कहते हैं। मेरे ख्याल से ये पहले भी आपको केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर हो गया होगा। तो अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमें जानना जरूरी है इस चैप्टर में कि वो क्या होती है। देखिए पहला हमारा यहाँ पे टर्म है कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है वो जान लीजिए। देखिए किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश को पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि आवेश क्या होती है। आवेश क्या होती है, हमारी चार्ज। चार्ज हमारा
चार्ज हमारे यहाँ पे अगर मान लें तो एक धन है एक ऋण है, और इसके बीच की दूरी क्या है, डी मान लीजिए, आर मान लीजिए, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो इसमें क्या कह रही है, इस चार्ज की बल रेखाएं यानी कुल बल रेखाएं, मान लीजिए अगर हमारे पास ये प्लस है तो इसके पास अगर जो भी बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं जो भी है वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाते हैं। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है कूलम्ब। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको 5 से डिनोट कर सकते हैं। ये सब पहले भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर कोई बात नहीं, बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसको कोई यहाँ पे भी आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश की तरह नोट्स कर सकते हैं, वैसे PDF मिल जाएगा आपको। अगला है कि वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। वैद्युत क्षेत्र वो हो सकता है जहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे अधिक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, वह क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर कोई चल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये कोई बॉडी है या फिर कंडक्टर मान लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ एक फील्ड तो होगा ना, एक फील्ड होगा, एक फील्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलेंगे, यानी कि आवेश के चारों तरफ का फील्ड क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, जो क्या करता है, वो अपने अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण रखता है। क्या हमको आपको पता है कि दो ही कंडीशन होती है, या तो चार्ज में आकर्षण का गुण होगा या तो प्रतिकर्षण का। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वो रिपल कर देता है, रिपल्सन हो जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये तो आप पहले भी समझ रहे थे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, तो इंग्लिश में भी आप देखते रहिएगा इसको। अब आती है बेसिकली कैपेसिटर है क्या, क्या है कैपेसिटर, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, देख लेते हैं। दो धातु की प्लेटों किसी वैद्युत पदार्थ द्वारा अलग की जाती है तो संधारित्र का निर्माण होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवश्यकता पड़ने पर वैद्युत ऊर्जा को एकत्रित एवं विसर्जित कर सकती है। देखिए कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर यहाँ जो थ्योरी कह रही है या फिर जो होता है वो कैपेसिटर, दो हमारी प्लेट, अगर मान लीजिए कंडक्टर प्लेट हमारे पास दो है, एक प्लेट ये ले लेते हैं और एक प्लेट ये लेते हैं। अगर हमारे पास ये दो कंडक्टर प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, मान लीजिए ए है, ये बी है, क्या कहते हैं, ये ए है और बी है, ये दोनों हमारे क्या है, कंडक्टर हैं। और अगर इसी के बीच में कोई मटेरियल यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे एक मटेरियल डाल देते हैं, मटेरियल ये क्या है, ये इसको इंसुलेटर बोलेंगे, वैद्युत रोधी, विद्युत रोधी। वैद्युत रोधी का मतलब क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो सके, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो सके, उसको वैद्युत रोधी बोलते हैं। अंग्रेजी में इंसुलेटर बोलते हैं जिसको, इंसुलेटर, इंसुलेटर जिसको बोलते हैं। अगर हम इसको सप्लाई से जोड़ें यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगेगी। इन कैपेसिटर क्या हो जाती है, कैपेसिटर बेसिकली क्या हो जाती है, दो कंडक्टर प्लेटों के बीच में अगर हम बीच में कोई क्या एक मीडियम रखे, कौन सा मीडियम, वैद्युतरोधी मीडियम, यानी कि इंसुलेटर मीडियम रखे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा। और कैपेसिटर का मतलब है कि वो अपने टाइम स्टोरिंग कैपेसिटी रखता है, स्टोरिंग कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटेंस जो रखता है अपने अंदर, वो भी क्या हो जाती है, कैपेसिटर होती है। यानी कि अगर वो अपनी टाइम पे क्या कर लेती है, टाइम पे अपने अंदर एनर्जी रखती है और टाइम आने पे क्या करती है, हमें देती है, जब भी हमें आवश्यकता पड़ता है तो उस हिसाब से देती है। यानी कैपेसिटर आप समझ गए होंगे। कैपेसिटर जो हमारी है बेसिकली क्या है, दो प्लेटों के बीच में अगर कोई इंसुलेटिंग मीडियम हम रखते हैं, फिर इंसुलेटिंग चीज इंसुलेटिंग हम कोई मटेरियल से इसको अलग करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, कैपेसिटर हो जाता है। देखिए इसके कई प्रकार भी होते हैं, गोलीय संधारित्र है, बेलनाकार संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, स्पेरिकल है, फिर आपके जो भी है, अगर जो इम्पोर्टेंट है वो क्लियर कराए जाएंगे आगे।
देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया है, जैसे कि मैंने अभी को समझाया सेम वैसी डायग्राम यहाँ पे बना है। ए प्लेट और बी प्लेट मान लेते हैं, यहाँ पे एक बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम, डायलेक्ट्रिक बोलिए या फिर इंसुलेटिंग मीडियम जो भी बोलिए, क्योंकि डायलेक्ट्रिक भी वही होता है। और जो हमारा डायलेक्ट्रिक है वो भी क्या हो जाता है, एज इंसुलेटर ही होता है, तो उसको भी बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश वाला लिख सकते हैं आप लोग। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर स्टोर कर सकता है कैपेसिटी को। आपने सुना होगा कि फैन में लोग बोलते हैं ना कि कंडेंसर लगा दो। कंडेंसर, वो कंडेंसर नहीं, कैपेसिटर होता है जो बेसिकली वो माइक्रोफैरड में आता है, जैसे 2 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का, इस हिसाब से आता है, जिसके हिसाब से हमको लगाना होता है। जैसे ही अभी तक क्या हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कंडक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, रेजिस्टेंस होती है या फिर रेजिस्टिविटी होती है। उसी तरह हमारी संधारित्र नहीं, कैपेसिटर, उसकी भी हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं हम। संधारित्र के वैद्युत आवेश को संग्रहित करने का गुण उसकी धारिता कहलाती है, यानी कि जो वैद्युत को स्टोर कर लेता है वो एक कोई प्रॉपर्टी है ना, जिसकी वजह से वो स्टोर कर ले रहा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है, यानी कि धारिता कहलाती है। यदि संधारित्र को क्यू इकाई आवेश देने पर वी इकाई विभवांतर स्थापित होता है, क्या हो जाता है, अगर हम कहीं पे उसको हम चार्ज देना तो वी स्थापित हो जाता है। जैसे क्या फॉर्मूला में क्या है, सी बराबर क्यू अपन वी, क्या जाता है इसके अनुसार जो हमारा कैपेसिटेंस है, क्या करता है कैपेसिटेंस, कि अगर हम उस पर चार्ज दे रहे हैं, कैपेसिटर क्या है यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम कोई क्यू आवेश दे रहे हैं, इसमें हम, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो वोल्टेज होगी वो हमारी विस्थापित हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापित हो जाएगी। ये हमारा फार्मूला बन जाता है इसके लिए, सी बराबर क्या हुआ अपन वी, जिसको हिंदी में आप लिख सकते हैं धारिता बराबर आवेश अपन विभवांतर। सी इसमें है कैपेसिटेंस इन, जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है वो फैरड में होता है। अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो फिर भी आप देख सकते हैं। जो आपका सी है वो कैपेसिटेंस इन फैरड है। क्यू हमारा चार्ज इन कूलम्ब है। वी है पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट है। सबकी यूनिट है, ये यूनिट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरड होती है, कुल चार्ज की कूलम्ब होती है, और जो हमारी पोटेंशियल उसकी वोल्ट होती है। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा। इसके लिए एक डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर चीज़ के लिए, तो यहाँ पे डायग्राम आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में बताया गया, यहाँ पे क्या 2 प्लेट लगाई गई हैं। इन दोनों प्लेट को क्या किया जाता है, एक सप्लाई से जोड़ा गया है, यहाँ पे जिस प्रकार सप्लाई दिखा रहा है। यानी कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस अपने अंदर गुण रखता है, क्या है, एनर्जी को स्टोर रखने का एक गुण रखता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर अगर स्टोर कर सकता है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, वह प्रॉपर्टी हमारा क्या कैपेसिटेंस कहलाता है। अब देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है। इसमें जितने भी टर्म्स हैं या फिर जो भी इसमें पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर वो हमें क्लियर नहीं होगा तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, किसी संधारित्र के लिए किसी परावैद्युत पदार्थ के साथ धारिता तथा उसी संधारित्र के लिए शुष्क वायु के साथ धारिता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। मतलब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यानी कि अगर ये बोल दिया जाए, अगर ये यहाँ पे बोला जाए कि हमारे पास 2 मीडियम है, एक अगर हम बोल दें कि वायु के लिए है, शुष्क वायु के लिए है, और एक क्या हो जाएगा, सॉरी शुष्क वायु के लिए है, और एक हम बोल दें यहाँ पे, एक बोल दें हम क्या, एक बोल देगा ना परावैद्युत के लिए, परावैद्युत मीडियम, जिसको इंसुलेटर बोल रहे हैं। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोल देंगे, इन दोनों के अनुपात को हम बोल देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देंगे। समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा। यानी कि अगर शुष्क वायु में क्या धारिता है, इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस, यानी कि अगर बोल दिया जाए कि हमारी जो शुष्क वायु यानी कि ए को स्मॉल ए से, मतलब ये हमारा शुष्क वायु, इसको मान लें, और बराबर हम मान लें कि डी बी मान लें, यहाँ पे इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा। यानी किसी के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। समझ में बिल्कुल आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से।
कि जो हमारा कैपेसिटर, जो हमारे कैपेसिटेंस की एक पास जो प्रॉपर्टी है जो स्टोरिंग की, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, यानी कि जो हम कैपेसिटेंस का क्या है, एक जो अगर हम कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है और एक हमारी जो कैपेसिटेंस है वो शुष्क वायु के साथ है, तो अगर दोनों के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, परावैद्युतांक बोल देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए उसी को थोड़ा सा और थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश किया गया है कि जो हमारा समांतर प्लेट है उसके उसमें संधारित्र की क्या कैपेसिटेंस हो सकती है, यानी कि अगर कोई कंडक्टर उसकी कैपेसिटेंस अगर समांतर प्लेट में कितनी होनी चाहिए, कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए थोड़ा छोटा सा प्रूविंग है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए पहले बना लेते हैं कि क्या होता है। देखिए एक अगर मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसके बीच में हम क्या एक मीडियम रखते हैं, तो ये हमारा कंडक्टर मान लेते हैं, कंडक्टर ए मान लेते हैं, इसको कंडक्टर बी मान लेते हैं, इसको हम क्या देते हैं, सप्लाई दे देते हैं हम, तो हो गया। अब देखिए इसमें लिखा है कि मान लीजिए दोनों प्लेट पी ओ क्यू है, मान लीजिए इसको पी है ये क्यू है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कुछ इसकी एरिया होगी, इसकी एरिया को हम क्या बोल देंगे, ए वर्ग, इसको ए वर्ग बोल देंगे, ए वर्ग मीटर। परावैद्युत माध्यम जो हमने बीच में परावैद्युत माध्यम डाला है इसको हम क्या ई आर बोल देंगे, यानी कि एप्सिलॉन आर से दिखा देंगे। इसके बीच की जो दूरी है उसको हम डी से दिखा देंगे, दूरी हमारी जो होती है वो डी से दिखा देंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस तरह से हम डी से दिखा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि पी पर क्यू मतलब पॉजिटिव आवेश कर दे तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, इसका घनत्व हो जाएगा क्यू अपान ए। मतलब इस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इस पर हमारे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम दे देते हैं तो हमारी क्या घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान ए, ये हमारा हो जाता है। अगर बी पे नेगेटिव दे देते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव में क्यू अपान ए, लेकिन ये यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाती है, अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे क्यू बाई ए हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा क्यू बाई ए हो जाएगा। तो देखिए माध्यम में फ्लक्स घनत्व यानी कि फ्लक्स डेंसिटी इन मीडियम, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी, यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हैं, फार्मूला में देख सकते हैं हम। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, उसके लिए फार्मूला होगा डी अपान एस एप्सिलॉन नॉट इन एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट को हम कोई दूसरा मीडियम मान रहे हैं और एप्सिलॉन आर को हम क्या मान रहे हैं, एप्सिलॉन आर को हम मान रहे हैं कि अपना जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको हम मान रहे हैं। तो फार्मूला के इम्प्रूव क्योंकि डी बराबर यहाँ पे मतलब नीटा है, जो भी इसको बोल सकते हैं, नीटा है, लोग उसको नीटा भी बोलते हैं लोग, या फिर साइमन भी बहुत लोग बोलते हैं। तो साइमन तो यहाँ पे हम कंडक्टिविटी के लिए बोल देते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे नीटा बोल सकते हैं। तो जो हमारा है फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी मीडियम में डी इज इक्वल टू, इस तरह हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डी की जगह पे हम ये साइन लगा सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे नीटा का साइन लगा देंगे अपान एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे वी मतलब वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, फिर यहाँ पे वी बराबर ई डी, यहाँ पे ई डी दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये फार्मूला, थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसी फार्मूला को यहाँ पे आगे तक ले जाके हम लोग इसको अच्छे से पूरा प्रूफ किए हैं। तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये फार्मूला आपको अगर आ गया कहीं समांतर प्लेट की कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी भी प्रूविंग नहीं आती है, तो बस आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़नी होती तो मैं इसको अच्छे से और बता देता, जेई की क्लास में इसको और अच्छे से बता दिया जाएगा। हाँ, इस पर न्यूमेरिकल जरूर करा दी जाएगी कुछ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये फार्मूला इसके लिए है, अगर समांतर प्लेट है, याद रखिएगा। अगर पैरेलल प्लेट है हमारे पास, समांतर प्लेट अगर हमारे पास है, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे कि सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी फैरड हो जाएगा हमारा, यानी कि डी क्या है, डेंसिटी है, ए हमारा एरिया है, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमारा एयर मीडियम है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब इससे इसी तरह कि जब किसी समांतर संधारित्र में विभिन्न मोटाई तथा परावैद्युतांक की पट्टी हो, तो यानी कि अगर यहाँ पे आप देख रहे थे, एक मिनट डायग्राम दिखा दें, यहाँ पे इस तरह, अगर क्या कि यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो एक बोलते हैं कि आकार इसका सेम था, लेकिन अगर इसकी पट्टी को अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि साइज को इसको बढ़ा घटा दिया जाए, मतलब इसके अगर आकार को घटा बढ़ा दिया जाए, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो देख सकते हैं इसकी कैपेसिटेंस के लिए ये थोड़ी सी प्रूविंग है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में कभी पूछा नहीं है या फिर आपके सिलेबस में नहीं है इसकी प्रूविंग, तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि सी बराबर क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए अपान डी है।
फैरेड में होता है क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड में होती है। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, एयर मीडियम है। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ए क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, डी क्या है हमारा डेंसिटी है। तो इस तरह से आप फार्मूले में को अलग फिर रख सकते हैं, अलग सी बर यानी कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए लिख सकते हैं, फिर अपन डी माइनस टी अपन टी आर लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको पूरा प्रूफ कर सकते हैं। जे की क्लास में इसको अच्छे से प्रूफ करवाई जाएगी। इसमें केवल आपको फार्मूला याद रखने की बहुत ज़रूरत है। ये फार्मूला याद रख लीजिए कि अगर जितनी भी टाइप की मतलब जितनी डिफरेंट टाइप की हमारे पास उसकी अलग अलग मोटाई है, अगर हमारी जो हम डायलेक्ट्रिक मीडियम यूज करें तो उसके लिए हमारे क्या हो जाएगी, यहाँ पे एप्सिलॉन R1 है, एप्सिलॉन R2 है, एप्सिलॉन R3 है। तो इस तरह से हम इसको फार्मूले को यूज करेंगे अगर आगे हमारे न्यूमेरिकल है तो। इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं पूछता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस हाँ याद रख लीजिए कभी अगर पॉइंट बढ़ाना हो या फिर आपको लगता है एग्जाम में कि हमें थोड़ा सा पॉइंट इसमें डाल देना है कि कैपेसिटेंस पूछा तो उसके लिए थोड़ा सा ये फार्मूला लिख दे तो उसके लिए ज़रूरी है। तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरत रही तो हम लोग इसको और प्रूफ करवा देंगे, लेकिन बहुत ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ये सेमेस्टर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाने वाला है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बन जाता है यहाँ पे वो हो जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो हमारी कैपेसिटर की जो कैसे हम इसको कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, चार्जिंग कैपेसिटर बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है और एक वोल्टेज से सप्लाई दी गई है, एक स्विच लगा है। स्विच का मतलब क्या है, यहाँ पे स्विच को हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही स्विच को हम मतलब हमको चार्ज करना होगा तो हम ऑन कर देंगे और अगर चार्ज नहीं करना है तो हम इसको ऑफ कर देंगे। देखिए इसमें लिखा है यदि एक EMF की बैटरी C फैरेड का एक संधारित्र R ओम का एक प्रतिरोध तथा एक स्विच संयोजित किया जाए जिसमें संधारित्र के C के आर पार एक उपयुक्त वोल्ट मीटर लगाकर उसकी वोल्टता नापी जा सकती है। जिस समय स्विच को बंद करेंगे संधारित्र पर C पर विभवांतर 0 के बराबर होगा। प्रारंभ में आवेश तेजी से होता है लेकिन धीरे धीरे दोनों प्लेटों के बीच अंतराल बढ़कर अनंत हो जाता है। जैसे जैसे बैटरी पर बढ़ेगा यह आवेश बैटरी में लिया जाएगा। अब देखिए क्या है कि मतलब इसमें इसका कहने का मतलब है क्या कि हमें अगर चार्जिंग प्रोसेस करना है तो हमें क्या इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक रेजिस्टेंस चाहिए जिस कैपेसिटर को चार्ज करना है वो कैपेसिटर चाहिए, एक स्विच चाहिए और एक हमारे पास क्या चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, सॉरी वोल्टेज चाहिए जिसको हम इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, देखिए हम अगर हमें जितनी अधिक चाहिए होती है, अगर हमें EMF तो क्या कर सकते हैं, हम एक से अधिक बैटरी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 बैटरी को जोड़ा गया, आपको दिख रहा होगा। तो क्या करते हैं, जैसे स्टार्ट में जब हम इसको सप्लाई देते हैं यानी कि जैसे स्टार्ट में हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को जब ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, यानी कि अगर स्विच हमारा बंद है यानी कि स्विच अगर क्लोज है यहाँ पे तो क्या हो जाएगी हमारी विभवांतर 0 यानी कि जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करते हैं और इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, इन दोनों के बीच में हमारी डिफरेंस बढ़ती है। तो वो डिफरेंस जब बढ़ती है तो क्या हो जाती है, डिफरेंस बढ़ने के साथ वहाँ पे हमारी पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पोटेंशियल क्या, इनफाइनाइट से हम किसी एक पॉइंट पे लाते हैं तो वो हमारा पोटेंशियल होता है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्विच को जो हम स्विच को अगर ऑन नहीं किए यानी कि स्विच अगर बंद है तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है। एक मिनट, अगर हमारे पास स्विच है, स्विच को अगर ऑन करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा या फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझ रहे हैं कि कोई स्विच अगर बंद है, अगर स्विच बंद है तो फिर उसमें कुछ मतलब कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है ना उसमें कोई वोल्टेज है, तो क्या कर सकते हैं, वो पोटेंशियल 0 ही होगा, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे C बराबर V लिख सकते हैं कि क्या C मतलब क्या हमारा यहाँ पे है, C मतलब हमारा यहाँ पे कैपेसिटर से है और V हमारा क्या है, वोल्टेज है। तो देखिए स्टार्ट में जब हम कैपेसिटर को हम वोल्टेज से जोड़ते हैं तो क्या तेज़ी से हमारी फ्लो होती है और उसके बाद जैसे धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे हम उसको धीरे धीरे वो कम हो, जैसे उसके बीच का डिफरेंस बढ़ता है वैसे धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है, ये यदि आवेश की क्रिया किसी क्षण में V बराबर IR प्लस V, क्योंकि आपको पता है कि V बराबर क्या हो जाता है हमारा I इंटू R हो जाता है प्लस V। एक जो ये भी हमारे पोटेंशियल के लिए फार्मूला, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, इसमें हम जोड़ेंगे किसी भी क्षण के लिए बोले यानी किसी टाइम के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे V हमारा क्या है, V हमारा पोटेंशियल, ये जो हमारा V बराबर I इंटू R ये हमारा पोटेंशियल का फार्मूला हो गया।
लेकिन यहाँ पे जो वी है ये हमारी सप्लाई है, तो क्या कर सकते हैं, देन आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये भी आपको पता है क्या, तो क्या करेंगे डी टी अपॉन डी क्यू करेंगे, फिर क्या हो जाएगा इसको हम, फिर आगे हमारा, तो क्या करेंगे डी क्यू अपॉन आई टी डी टी लिखेंगे, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाता है, सी वी हो जाता है, जिसको हम क्यू बराबर सी वी हम फार्मूले में देख चुके हैं। सी बराबर क्या हो जाता है, क्यू अपॉन वी हो जाता है, तो उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला रख देंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा ये दूसरी इक्वेशन बन के आएगा। डिफ्रेंशिएट आप सबको आता होगा, आप लोग कर लीजिएगा, सी आर डी वी अपॉन डी टी प्लस वी हो जाएगा। फिर इसको इस फार्मूले को हम आगे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन वी माइनस यू बराबर ये, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं, फिर इसको क्या कर सकते हैं, फिर इसको हमको इसका समाकलन करेंगे। समाकलन भी आप लोग को अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। समाकलन नहीं आ रहा है तो आप एक बार मैथ की क्लास में समाकलन कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, इसको हम अच्छे से समाकलन भी करवा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका समाकलन किया गया, जिसकी जहाँ से हमें निकल के ये तीसरा इक्वेशन आता है। तीसरा इक्वेशन क्या आ जाता है हमारा, लॉग ई, फिर ब्रैकेट में स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी बराबर माइनस टी अपॉन सी आर प्लस के आ जाता है, जहाँ के क्या है, एक हमारी, इसको हम समाकलन कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे। यदि टी बराबर 0 एंड वी बराबर 0 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ से हम इस इक्वेशन को यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन थर्ड में है, वहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे वैल्यू आप रखेंगे के की, वहाँ पे आपकी फार्मूले थोड़े से और इम्प्रूव जाए, दूसरे तरह से हो जाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला आपका ये बन जाएगा, लॉग कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी अपॉन स्मॉल वी बराबर ये फार्मूला आपका निकल के आएगा, जो चौथा इक्वेशन बन जाएगा। फिर आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वी माइनस कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, फिर वही चीज़ हो जाएगी हमारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे टाइम को यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाती है, जब समाकलन करते हैं तो जो ये अलग से हमारी आती है, जैसे कि टी यहाँ पे है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो समाकलन में दोनों तरफ क्या करते हैं, एंटी अगर लॉग ले लेंगे, अगर दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये फार्मूला यहाँ से ये निकल के आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस फार्मूले को आगे ले जाएंगे, वी इज इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल वी हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, जो हमारा पाँचवा इक्वेशन बन जाएगा। पाँचवा इक्वेशन करने के इसी प्रकार क्या हो जाएगा, हमारी चार्जिंग के लिए हो जाएगा, क्यू बराबर सी वी होता है, क्यू बराबर सी वी मतलब वी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो सी वी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वी की वैल्यू हम रख देंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, फार्मूला आगे हमारा डिवेलप होता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूले को डिवेलप किया गया है, फिर यहाँ पे आई बराबर क्यू अपॉन टी लिखा गया है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या सी वी लिखेंगे, सी वी अपॉन सी आर लिखेंगे, सी आर क्या लिखेंगे, फिर सी से हमारा सी कैंसिल हो जाएगा, फिर वी बाई आर बचेगा, फिर ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, फिर आई बराबर हो जाएगा आई एम ई बट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सातवां इक्वेशन बन जाएगा। अब सातवां इक्वेशन स्पष्ट है कि स्मॉल टी बराबर टी रखे तब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई करंट बार हो जाएगा कि आई एम ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगा जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें आई की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आवेश को अपने अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए अनंत समय लगता है। तो यानी कि अगर अनंत समय लगता है तो ये आपकी फार्मूले यहाँ से डेवलप होके आ गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इसको, अगर आपको समाकलन थोड़ा बहुत आ रहा है तो आपको ये आ गया होगा। अगर समाकलन नहीं आ रहा है या फिर समझ में ये नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से इसको समाकलन सहित अच्छे से समझा दिया जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट जो भी पढ़ाया जा रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक किया कीजिए, और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट देखिए, जिसको गंदा कमेंट करना है वो तो कर ही रहा है, कम से कम आप लोग जिसको पसंद है वो तो पॉजिटिव कमेंट या फिर अच्छा कमेंट करें। तो आप लोग करेंगे तो क्या, देखिए जब अच्छे कमेंट आते हैं तो क्या हमें थोड़े से मोटिवेट होते हैं, हम थोड़ा और मेहनत करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए हम लोग अच्छे से हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाते हैं, ताकि कहीं पे कुछ गलती, क्योंकि बुक में मिस प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन क्या कॉपी में हम अच्छे से लिखते हैं ताकि नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सके। तो शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए, आपको पसंद आया कि नहीं आया, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उस पर भी आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि आपको समझ में नहीं आया नहीं, या फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। तो ये आप लोग जरूर किया कीजिए। थैंक यू।